पाठ चौथा उपास या पाठाचे लेखक पु ल देशपांडे म्हणजेच पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, थोर मराठी साहित्यिक, विनोदी लेखक, नाटककार, प्रवास वर्णनकार अशा अनेक विविध छटा त्यांनी मध्यमवर्गीय व्यक्तीचा संकल्प व संकल्पपूर्तीत कसे अंतर पडते आणि संकल्प करणाऱ्या व्यक्ती कशा हास्यास्पद ठरतात याचे मजेदार चित्रण प्रस्तुत लेखात पु ल देशपांडे यांनी केले आहे. आता आपण पाठाला सुरुवात करू. माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं अशी वाक्ये माझ्या कानांवर येऊ लागली. पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो. 181 पाऊंड रात्रंदिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यांपुढे नाचत होते. वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडली होती. झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही नवल वाटत नव्हते. मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर माझ्या धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता. घोरत तर असता रात्रभर अशा सारखी दुरुत्तरे ती मला करत असे. तर बघा माझ्या खाजगी उपोषणाची. तर आता लेखक पु ल देशपांडे यांनी त्यांचं वजन केलं आहे आणि ते जवळजवळ 181 पाऊंड आलं आहे. मग ते आल्यामुळे त्यांनी काय ठरवलं की आपण उपोषण करायचं किंवा उपवास करायचा. मग हे सगळ्या चाळीमध्ये पसरलं. मग लोकांचं त्याबद्दल काय मत झालं की हे माझं काही नाही, म्हणजे काहीतरी भानगड आहे, ऐसा सबको लग रहा था. तो अभी सबको क्या लगता था कि जो मैं उपवास कर रहा हूँ, उपोषण कर रहा हूँ, या जो मैं बिना खाए पिए रह रहा हूँ, तो सबको क्या लगता था कि यह सब मेरी कुछ भानगड़ यानी कि लफड़े यानी कि एक अफेयर, ऐसा सबको लग रहा था कि ये कुछ सही नहीं है, या जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ तो वो सब उनको क्या लगता था कि वह सब बकवास है, मैं खाली नाम के लिए बोलता हूँ कि मैं उपोषण कर रहा हूँ. तो सबको क्या लगता था कि हात दाखवून अवलक्षण आहे, यानी कि एखादा एक संकट आहे त्याला स्वतःवर ओढवून घेणे. तो सबको क्या लगता था कि यह मेरा सब, मैं खुद एक संकट को अपने पास बुला रहा हूँ, ऐसा सबको लगता था. और सबको क्या लगता था कि पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं, यानी कि खुद से सहा नहीं गया, इसलिए जो सब है वो सार्वजनिक हो गई, यानी कि एक पब्लिक इशू हो गया. कौन सी बात का कि मेरा जो वजन है वह बढ़ गया है. हर वक्त यानी कि दिन भर मुझे क्या लगता था कि मेरे सामने वो कार्ड ही नाचता था कि जिसमें लिखा था 181 पाउंड. तो अभी देखो 181 पाउंड यानी कि लगभग 90 या 91 मेरा वजन हो गया था. मेरा वजन कितना हो गया था? 90 या 91 केजी तक. तो इसलिए मुझे क्या करना था, घटाना था, और इसलिए मैंने तय किया था कि मैं उपोषण करूंगा. लेकिन इस बात पर मेरी जो चौल वाले थे उनका विश्वास नहीं था, और मेरा वजन बढ़ने के कारण मेरी नींद भी कम हो गई थी. इस पर मेरी धर्मपत्नी, उसका भी विश्वास नहीं था. वो क्या बोलती थी, घोरत तर असता रात्रभर, ऐसे वो मुझे बोला करती थी कि मैं जो रात को सोता हूँ वो एकदम अच्छी तरह से सोता हूँ, कि मैं जागता वागता नहीं. इस बात पर उसका विश्वास नहीं था. 2 महिन्यात
50 पाऊंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरं, अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो. प्रोटीनयुक्त पदार्थ, चरबीयुक्त द्रव्ये वगैरे शब्दांबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली. साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कॅलरीज मला दिसू लागल्या. आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ज्ञ मला रोज डझनवारी भेटू लागले. इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपासाची अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डायटचा सल्ला दिला. उदाहरणार्थ सोकाजी त्रिलोकीकर. तो अभी लेखक ने क्या तय किया है कि 2 महीने में वो अपना 50 पाउंड यानी कि 25 किलो तक का वजन कम करने वाले हैं. इसके लिए उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा यानी कि एक ऐसा वचन लिया है कि जो कभी टूटेगा नहीं, ऐसी शपथ ली है कि कोई भी सिचुएशन आए यह वचन नहीं तोड़ने वाले. इसके लिए उन्होंने जो आहार शास्त्र है यानी कि डाइट से रिलेटेड जो बुक्स है वो पढ़ने लगे. और उनको जो खाना परोसा जाता था तो उसमें उनको क्या दिखता था, खाली कैलोरीज ही दिखता था. वजन घटाने के लिए उन्हें अनेक जो तज्ञ लोग हैं वो उन्हें हमेशा रोज मिलते थे. तो उनमें से एक कौन था, उनमें से एक ने उन्हें एक एडवाइस दी थी. उसका पहला नाम है सोकाजी त्रिलोकेकर. तुला सांगतो मी पंत, डायट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचं नाव काढू नकोस. ऐसा जो एडवाइस था वो किसने दिया था, सोकाजी त्रिलोकेकर ने. तो सोकाजी त्रिलोकेकर ने उन्हें बताया था कि आप बटाटे का यानी कि पोटॅटो का नाम भी नहीं निकालोगे. हो, म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा, बटाट्याची चाळ म्हणू नका, वजन वाढेल. खिक 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 खिक. जनोबा रेगे या इस्माला काय म्हणावे हे मला कळत नाही. नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय. तो अभी एक ने क्या एडवाइस दी, एक ने बोला कि आप बटाटे का यानी कि पोटैटो का नाम भी नहीं निकालोगे, आलू का नाम भी नहीं निकालोगे. और दूसरा जो है तो उन्होंने क्या बोला कि बटाट्याची चाळ पण म्हणू नका नाहीतर वजन वाढेल. तो वह इतना तिरका यानी कि एकदम खोचकपणे वह बोल रहे थे. पण सोकाजींनी त्याला परस्पर जामून टाकले. ए इडियट, सगळ्या गोष्टीत जोक काय मारतोस नेहमी. मी सांगतो तुला पंत, तू बटाटा सोड. मी काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली. तो अभी क्या हुआ है, मेरा जो डाइट है तो वो सब मेरे जो आसपास के पड़ोसी है वह तय करने लगे. एक बोल रहा था तू आलू का नाम भी मत ले, तो एक कह रहा था कि तू आलू खाना ही छोड़ दे, इससे तेरा वजन घट जाएगा. बटाट्याचं ठीक आहे, पण पंत आधी भात सोडा. एक सल्ला, भातानं थोडंच लठ्ठ व्हायला होतं. आमच्या कोकणात सगळे भात खातात. कुठं आहेत लठ्ठ, तुम्ही डाळ सोडा. काशीनाथ नाडकर्णी. तो काशीनाथ नाडकर्णी इन्होंने क्या सल्ला दिया है कि आप दाल जो है वह खाना छोड़ दो. मुख्य म्हणजे साखर सोडा. मी सांगू का, मीठ सोडा, लोणी तूप सोडा. एका आठवड्यात 10 पाऊंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलीन. आमच्या हेड क्लार्कच्या वाईफचं घटलं. तेल आणि तळलेले पदार्थ आधी सोडा. बाबू काका. तो अभी जो बाबू काका है उन्होंने बोला जो फ्राइड चीजें है यानी कि जो तली हुई चीजें है वह खाना बंद कर दो. नहीं तो जो ऑयली थिंग्स है यानी कि घी है, लोणी है यानी कि बटर है,
वह भी खाना छोड़ दो और दिवसा झोपणं सोडा, कि दिन में सोना भी छोड़ दो. खरं म्हणजे पत्ते खेळायचं सोडा, बसून बसून वजन वाढतं. मी या सर्व जनांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले. पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केले. तो अभी जो कुछ भी मुझे एडवाइस मिल रहा था तो वह सब छोड़ मैंने मेरे ही मन की ठानी और मैंने पहले उस पे उपाय क्या किया कि मैं आहार परिवर्तन करूंगा, यानी कि मेरे जो खान पान है उसमें मैं बदलाव लाऊंगा, ऐसा मैंने तय किया. साखरेत सर्वात अधिक कॅलरीज असतात, म्हणून प्रथम बिन साखरेचा चहा सुरू केला. पहिल्या दिवशी विशेष म्हणजे फरकही वाटला नाही. घरात साखरबंदी जाहीर केली. कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखटामिठावर उरकायची सक्त ताकीद दिली. मुलांसाठी म्हणून काय थोडं गोडाधोडाचं करायचं ते कर, एवढी सवलत ठेवली. पहिल्या दिवशीच मला फरक जाणवायला लागला. भात अजिबात वर्ज करणे अवघड होते, म्हणून मी फक्त पहिला भात आणि ताकभात ठेवून मधला भात वर्ज केला. नुसती उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता, याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला. आणि नेहमीच्या भाजी ही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नाही. तो जो आहार परिवर्तन यानी कि डाइट में उन्होंने चेंज किया था, उसमें से पहला जो परिवर्तन यानी कि बदलाव जो था तो क्या था, साखर यानी कि जो शक्कर है तो वह उन्होंने बंद कर दी. और उन्होंने क्या तय किया कि जो मीठे पदार्थ है वह नहीं खाएंगे और चाय जो है वह भी वह बिना शक्कर वाली पिएंगे. उसके बाद उन्होंने जो खाने के वक्त जो परोसा हुआ पहला चावल होता है वह खाएंगे और लास्ट में खाएंगे. उसके बाद जो बीच में खाते हैं तो तभी वह चावल नहीं खाएंगे, एकदम शुरू में खाएंगे और लास्ट में ताक भात खाएंगे. तो यह जो परंपरा है कि उसमें जो लास्ट में ताक भात खाते हैं और पहले चावल और दाल खाते हैं. तो उन्होंने क्या किया है, वर्ज यानी कि उनका त्याग किया है, उन्हें छोड़ दिया है. उन्होंने घर में ऐलान भी कर दिया था कि जब दिवाली के दिन घर में पदार्थ बनेंगे यानी कि जो मिठाइयाँ बनेंगी तो वह मिठाइयाँ नहीं बनाई जाएगी, उस जगह खाली नमकीन बनाया जाएगा. और अगर मिठाई बनाई भी गई तो खाली बच्चों के लिए मिठाई बनाई जाएगी, बाकी सबके लिए मिठाई नहीं बनेगी. ऐसा उन्होंने घर में ऐलान कर दिया था. और वह जो सब कर रहे थे कि यानी कि दाल चावल जो है उसमें बदलाव, बिना शक्कर वाली चाय, तो उनमें उन्हें कुछ फर्क ही नजर नहीं आता था. तो यह फर्क क्यों नहीं आता था यह हम आगे देखेंगे. पहिला दिवस सुरळीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला. पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटण्याच्या व्रता गेली होती. परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाडा गौडाला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली आणि त्याने साऱ्या सेक्शनला पार्टी दिली. कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाएटवर सूड घ्यायचा असे ठरवून पदार्थ केले होते. बरे न खावे तर अण्णा नाडगौडाला वाईट वाटणार. बिचारा 6 वर्षांनी एफिशियन्सी बारच्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता. आचार्याने मिठाईत साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती. घासा गणिक सहस्रावधी कॅलरीज पोटात चालल्या होत्या, त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते. बटाटे वडे,
होते म्हणजे आणखी कॅलरीज. चिवडा अस्सल वनस्पती तला, त्यामुळे आणखी कॅलरीज. आणि एवढे सगळे हादडून शेवटी भज्यांशिवाय पार्टी कसली. या भिकोबा मुसळ्याच्या टोमण्यामुळे चेकाळून नाडगौडाने स्पेशल भज्यांची परत ऑर्डर दिली. तो उनका जो पहला दिन है वह सब अच्छे से गया, यानी कि उन्होंने जो आहार परिवर्तन किया था वह सब अच्छे से गया. लेकिन जो दूसरा दिन था तो उस दिन उनका व्रत भंग, यानी कि उन्होंने जो डिसाइड किया था, जो वचन लिया था, जो शपथ ली थी, वह सब टूट गई. और उसकी वजह है कि उनके जो ऑफिस में काम करने वाले हैं अन्ना नाडगौड़ा, उनको प्रमोशन मिला था और उन्होंने एक पार्टी रखी थी. और पार्टी में बहुत सारे पदार्थ थे, लेकिन जो मिठाई थी वह इतनी मीठी थी कि ऐसा नहीं लगता था कि शक्कर डाल के, यानी कि इतनी मिठास भरी थी वो जो मिठाई बनी थी. और यह सब खाने के बाद उन्हें एक एक टेंशन आता था कि मेरे शरीर में कितनी कैलोरीज बढ़ रही है, यानी कि मेरा जो वजन घटने से अच्छा क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है. इसलिए उन्हें बहुत टेंशन आ रहा था. लेकिन वो जो है उनके ऑफिस में काम करने वाला, उन्होंने क्या किया है, भिकोबा मुसळे जी, उन्होंने उनका टॉन्ट मारा है. इसलिए उन्होंने क्या किया है, जो भजिया थी उन्हें फिर से उन्होंने मंगवा लिया है, क्योंकि वह उन्हें छेड़ रहे थे, टॉन्ट मार रहे थे. इसलिए उन्होंने भजिया फिर से मंगवा ली. शेवटी मला राहवेना. भज्यांची 6वी प्लेट उडल्यावर मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले. तो अभी क्या हुआ है कि जो मेरा डाइट का चल रहा था कि मैं डाइट कर रहा था, इस बात पर किसी का विश्वास नहीं था. सबको यह सब मजाक लग रहा था. अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध, भिकोबा मुसळे ही म्हणाले. मी बघ 21 गुलाबजाम खाल्ले, एवढंच काय, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नाही केला. तुझी कुंभरास नि कुंभ लग्न आहे. नुसता वायू भक्षण करून राहिलास तरी तू असाच जाड्या राहणार. लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे का. तो जो उनके ऑफिस में काम करने वाले थे भिकोबा मुसळे, उन्होंने क्या बोला कि वजन, जो हमारा वजन है और हमारे खान पान है उसका कुछ भी संबंध नहीं. उन्होंने बताया कि मैंने खुद 21 गुलाब जाम खाए हैं और जो मैं एक्सरसाइज भी नहीं करता. वह लेखक को कह रहे थे कि तुम्हारी कुंभ रास है और कुंभ लग्न है. कुंभ यानी कि जो घड़ा होता है, जो मटका होता है, उसी की तरह तुम बिना खाए पिए भी क्या रहोगे, मोटे के मोटे ही रहोगे. तुम्हें कुछ बदलाव नहीं आएगा. नॉनसेन्स, जगदाळे ओरडला. रनिंग कर रोज. रनिंग पेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा. बरं का पंत, माझ्या सिस्टरचं वेट 40 पाउंड उतरलं दोरीवरच्या उड्यांनी. कुमारी कमलिनी केंकरे म्हणाली. तो अभी जो है यहाँ भी उन्हें जो एडवाइस है वह देने वाले मिल गए. वो कोई बोल रहा था कि रोज रनिंग करो, तो कोई क्या बोल रहा था रनिंग से अच्छा आप स्कीपिंग करो, तो उसमें आप अपना वजन जल्दी से घटा सकते हो. शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले आणि मी 7व्या बशी मधले भजे उचलले. तो अभी यह सब बोलचाल हो रहा था. बोलने में मैंने 7वीं भजियों की प्लेट है
वो भी मैंने खा ली और मेरा जो डाइट का प्लान था वो सब चौपट हो गया है। किस वजह से? ये अण्णा नाडगौड़ा की पार्टी की वजह से, कि जो उन्हें प्रमोशन मिला था इसलिए उन्होंने पार्टी दी थी। कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता, कारण रोज काही काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले। एके दिवशी नुसती पडवळे उकडून तिने मला खायला घातली। शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा वगैरे सडपातळ भाज्यांचा खुराक तिने चालू केला। कोबी, कॉलीफ्लॉवर वगैरे पाळसेदार मंडळींची स्वयंपाक घरातून हकालपट्टी झाली। सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही। बिनसाखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नाही मला। तो देखिए, जो उनके फैमिली के मेंबर थे तो उनका जो डाइट चल रहा था उसके प्रति उनका जो उत्साह था वह और भी बढ़ गया। और उनकी जो पत्नी थी वह उन्हें हमेशा जो पतली पतली सब्जियां होती है, जैसे कि पडवल, भेंडी, चवळीच्या शेंगा, ऐसे जो पतली पतली सब्जियां होती है वह देने लगी। और जो फ्लफी होती है, जैसे कि गोभी, कॉलीफ्लावर, ऐसी जो सब्जियां है वह देना उन्होंने बंद कर दिया। और लेखक को क्या लगा कि जो वो चाय पी रहे हैं तो वह उन्हें अभी कड़वी लगने लगी, जो पहले उन्हें नहीं लग रही थी। जो चाय पहले उन्हें हमेशा की, हर रोज की तरह उन्हें जो चाय लग रही थी वह अभी नहीं लग रही। चहा सुरुवातीला बिनसाखरेचा असूनही कडू लागला नाही आणि आता का लागतो तेवढं सांग असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला। तो उन्होंने उनकी धर्मपत्नी से पूछा है कि जो चाय तुम हर रोज मुझे दिया करती थी तो वह पहले कड़वी नहीं लगती, लेकिन अभी क्यों लग रही है? तो उनकी पत्नी ने क्या कहा देखो, हेच ते म्हटलं ते काय उगीच? अहो, म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिनसाखरेचा चहा दिला तो बिनसाखरेचा नव्हताच मुळी। नव्हता? मग मला बिनसाखरेचा चहा म्हणून काय सांगितलंस? अहो, थोडीशीच राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू। काल संपली, आजपासून बिनसाखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता। तो अभी एक्सप्लेनेशन में उनकी धर्मपत्नी ने क्या कहा है कि जो उन्हें वो चाय दे रही थी वो क्या थी, वह शक्कर डाल के ही चाय बना रही थी, लेकिन अभी घर की शक्कर खत्म हो गई है, इसलिए वह बिना शक्कर वाली चाय बना रही है और वह उन्हें दे रही है, इस वजह से वह उन्हें कड़वी लग रही है। म्हणजे खल्लास। अगं, किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात, कसलं कमी होतंय माझं वजन। तो लेखक ने क्या कहा कि अभी मेरा जो वजन है वो अभी कम नहीं होने वाला। पण सांगितलं का नाहीस मला? तो अगर तूने पहले बोला होता कि मैं आपको शक्कर वाली ही चाय दे रही हूँ तो मैं वह पीता नहीं, लेकिन तुमने ये बहुत गलत किया, इस वजह से मेरे अंदर लाखों कैलोरीज मेरे अंदर गई है। उगीच आरडाओरडा करू नका, वजनाचं ते काय मेलं, होईल हळूहळू कमी, आणि कोणाचं मागून खात नाही म्हणावं, आम्ही स्वतःच कमवून खातो म्हणावं। वाढलं तर वाढू दे वजन, मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशीत ठेवत आणि माझा वजन क्षय संकल्पाला आणखी नवे सुरुंग लावत ती उद्गारली।
तो अभी उनकी पत्नी ने क्या किया है कि जो वह उन्हें बोल रहे थे की तू मला साखरेचा चहा पाजत होती आणि जर सांगितलं असतं की हा साखरेचा चहा आहे बिन साखरेचा नाही तर तो मी घेतला नसता, हे सर्व तुम्हाला सुरुवातीला सांगायला पाहिजे होतं। त्यावर ती काय बोलली, उसपे उन्होंने क्या बोला है कि हम जो खाते हैं वो हमारी कमाई का खाते हैं, अगर वजन बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए। और ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका जो संकल्प है, उन्होंने जो शपथ ली है वह और खत्म करने के लिए उनको और 2 लड्डू जो है वह खाने को दिए। लाडू कशाला केले, साखर असेल त्यात, इश्य साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात कुणी केले। तो अभी लेखक ने बोला कि लाडू कशाला केलेस, जो तो उन्हें क्या लगा ये जो लड्डू है वह भी बिना शक्कर के ही होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे खानदान में किसी ने भी ऐसे लड्डू नहीं बनाए। तात्पर्य, चहा बिन साखरेचा होता हे खरे, परंतु लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्याच। तो अभी जो उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें जो लड्डू खाने को दिए हैं वो उन्होंने खा लिए, और अभी क्या हुआ है, चाय तो कड़वी थी लेकिन जो लड्डू उन्होंने खाए उसके साथ लाखों कैलोरीज उनके शरीर के अंदर चली गई। तो अभी लेखक ने आगे क्या किया है देखते हैं हम। दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदा प्रयत्न केला व पहिली उडीच शेवटची ठरली, कारण 8 गुणिले 10च्या आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड। एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली, ती ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेलांच्या आणि औषधांच्या बाटल्या खाली घेऊन आली। दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली, ती आचार्य बर्व्यांच्या गळ्यात। तो अभी उन्होंने क्या किया है, जो रस्सी है तो वह रस्सी कूद करने वाले है, दोरीवरच्या उड्या मारणार आहेत, और उसका उन्होंने पहली बार प्रयत्न किया, लेकिन वो जो छोटा सा जगह थी, छोटी सी स्पेस थी, इसलिए वह क्या हुआ, जो ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई पाउडर और तेल की बोतल थी वह सब लेके बाहर आ गई। फिर उन्होंने उनके आधे घर में और आधे पैसेज में ऐसा उन्होंने ट्राई किया, लेकिन वह जो रस्सी है वह किसके गले में अटक गई, आचार्य बर्वे जी के। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कैसा जवाब दिया है लेखक को। त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता, मी उपवास करतो हे कळल्यावर चाळीतली सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली, परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाहीत, कारण उपवास हे त्यांचे खास राखीव कुरण होते। तो जो आचार्य बर्वे जी है, यानी कि बाबा बर्वे जी है, तो उनका जो लास्ट सॉल्यूशन था वह क्या था, उपवास। तो उनका जो मैं जो डाइट कर रहा था या मैं कुछ रनिंग कर रहा था, दोरीच्या उड्या करत होतो, इस पर उनका विश्वास नहीं था। उनका जो शस्त्र था वह था उपवास, यानी कि फास्टिंग। हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केलास हे ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला न शोभणाऱ्या ह्या धिम्मा मस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखा बळी पडला असता तर तुमची धडगत नव्हती, मी तुम्हाला क्षमा करतो। तो अभी आचार्य बर्वे जी ने लेखक को माफ कर दिया है, लेकिन वो यह बोले हैं कि अगर मेरी जगह पे दूसरा कोई होता तो तुम्हें माफ नहीं करता। पण मी हे मुद्दाम केलं नाही आचार्य, अहो वजन कमी करायला दोरीवरच्या उड्या मारतोय मी, काही उपयोग होणार नाही। का म्हणजे जिभेवर ताबा नाही तुमचा, संयम हवा, मनाची एकाग्रता हवी। त्यासाठी प्रथम
म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील. तो अभी जो आचार्य जी है, आचार्य बाबा बर्वे जी, वह मुझे क्या कर रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने किया वो जानबूझ के किया, और मैंने बोला कि नहीं, मेरा जो वजन है वह घटाने के लिए कर रहा हूँ. तो उन्होंने क्या कहा कि आपका खुद पे संयम नहीं है, आपका जो खान पान है उस पे आपको संयम रखना है. इसके लिए हमारे मन की एकाग्रता चाहिए, और उसके लिए कुछ जो चीजें हैं वह मुझे छोड़नी पडेगी. आता ह्या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली हे पाहता ना तुम्ही बाबा. ठीक आहे, प्रथम बोलणं सोडा. तो अभी आचार्य बर्वे जी ने क्या कहा है कि आप जो बोलते हो वह बोलना छोड़ दो. अजिबात खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढं पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नहीं. तो अभी उन्होंने क्या कहा है कि आप बोलने के लिए भी अपना मुंह नहीं खोलोगे, इतना आपका जो मुंह है वो बंद रखोगे. कि खाने पीने पे संयम तो हमें रखना ही है, लेकिन हमारे बातचीत पे भी संयम रखना है. पण मला बोललंच पाहिजे बाबा, मी केविलवाण्या स्वरात ओरडलो. का पण एवढा संयम तुम्ही नाही तुमच्यात. मौनाचं सामर्थ्य मोठं आहे, मौन ही शक्ति आहे. मौन ही तो अभी जो है आचार्य बाबा बर्वे, तो वह मुझे क्या समझाने लगे, जो मौन व्रत है उसका महत्व वो मुझे समझाने लगे. उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचे एक टोक हातात धरून बाबा 1 तास मौनाचं महत्व या विषयावर बडबडत होते. शेवटी त्यांचा वाक्प्रवाह अडवून मी म्हणालो, पण बाबा मी बोललो नहीं तर खाऊ काय. तो अगर मैं बोलूंगा ही नहीं तो कुछ फायदा ही नहीं, मैं कुछ खाऊंगा नहीं. तो इसका मतलब क्या है कि अगर वह बोलेंगे नहीं तो वह खाएंगे क्यों नहीं, यह हम आगे देखते हैं.